Hello, dear students. How are you? I hope you are very fine and doing very well at your home. Well, I am Nardev, your English teacher, and today I come up with the translation and explanation of the chapter The 100 Braces Part 2. Dear students, in the part first, we have learned that the girls have participated in a drawing competition of fancy dresses. Let's start to learn the chapter line by line. So open your text. You can see here on the screen also. While the class was 1 minute. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office dot Miss Mason a note. बोल रहा है कि जब सारी कक्षा कमरे में घूम रही थी, क्यों घूम रही थी? क्योंकि वो सभी जो फैंसी ड्रेसेस बनाई गई थी उनको ऑब्जर्व कर रही थी, उनको देख रही थी। तो मॉनिटर प्राचार्य के कार्यालय में ऑफिस में जाता है और सुश्री मैसन जो है ना, इनकी मिस मैसन, उनके लिए एक संदेश लेकर आता है, एक मैसेज लेकर आता है। वहां से एक नोट है जो रिटर्न, एक प्रकार का लेटर, वो लेकर आता है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल। मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और कुछ क्षण के लिए इस पर विचार किया। ठीक है ना, थॉटफुली, स्टडीड इट थॉटफुली का मतलब होता है विचार करके पढ़ना। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, और तब उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, ध्यान दीजिए। एवरी वन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं वापस। व्हेन द सफलिंग, सफलिंग का मतलब होता है टू स्लाइड फीट अलोंग द ग्राउंड। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, कहता है जब पैरों की चहलकदमी समाप्त हो गई और कक्षा शांत और स्थिर हो गई। मिस मैसन सेड, तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। तब मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वेंडा के पिता का एक पत्र है, एक नोट है, मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। कहता है कि कुछ क्षण के लिए मिस मैसन खड़ी हो गई, एक क्षण के लिए खड़ी हो गई, और कमरे में चुप्पी छा गई, और वो चुप्पी किस में बदल गई? तनावपूर्ण माहौल में बदल गई। मतलब वो ग्रीव टेंस, मतलब टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण, एक गंभीर वातावरण वहां पे बन गया। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली, टीचर ने क्या किए, अपने जो चश्मा थे उनको एडजस्ट किया आराम से, उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं ना, उनको सही सेट किया। एंड डेलिब्रेटली, और सावधानी से, ध्यानपूर्वक, मतलब डेलिब्रेटली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक किसी चीज को करना। ठीक है ना। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि उसका ये व्यवहार का तरीका जो था, ये दर्शा रहा था कि यह पत्र जो कि वेंडा की पिताजी की तरफ से आया था, एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर था, या मामले को लिए हुए था ये लेटर। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। कहता है कि प्रत्येक ने ध्यान से सुना जब सुश्री मैसन या मिस मैसन ने वह पत्र पढ़ा। अब वो पढ़ना स्टार्ट करती है वेंडा के फादर का जो लेटर है। क्या बोलती है, क्या कहते हैं वेंडा के फादर? डियर टीचर, प्रिय अध्यापिका, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी जो वेंडा बेटी है अब स्कूल नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर की ओर जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। कह रहा है कि अब और अधिक मजाक नहीं। ठीक है ना,
होलर पोलक, ये एक प्रकार का फ्रेज है। कह रहा है कि अब और मजाक नहीं चलेगा, अब ज़्यादा ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी वाई फनी नेम, कि भाई ये इतने ऐसे फनी नेम क्यों हैं तुम्हारे, क्योंकि अक्सर बच्चे, अक्सर लड़कियां वेंडा को चिढ़ाया करती थी उसके फनी नेम की वजह से। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, कहता है कि बड़े शहर में अनेक मजाकिया नाम होते हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत ही फनी नेम होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, तुम्हारा ट्रूली यानी कि भविष्य जेन पेट्रोन्स्की। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. कहता है कि एक गहरा साइलेंस, मतलब डीप जो साइलेंस है, गंभीर जो जिसे कह सकते हैं, गंभीर शांति का माहौल बन गया या छा गई। कब? द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मतलब ये लेटर पढ़ने के बाद वहां पर एकदम शांति छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम, तो ग्लासेस जो है, चश्मा के दोनों लेंसेज जो हैं उन पर फूंक मारी, मतलब मुंह से उसको फूंक मार करके, हवा मार करके उसको साफ किया, और उसके बाद अपने सफ़ेद हैंडकरचीफ से, रुमाल से उसको जो सॉफ्ट था उसको साफ किया। Then she put them on again and looked at the class, तब उसने वो दोबारा से पहन लिए चश्मे और कक्षा की तरफ देखा। When she spoke her voice was very low, जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. मुझे विश्वास है कि कमरा संख्या 13 के किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझकर और गर्व से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई होगी। Because his or her name happened to be a long, क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा और अजीब दिखाई देता था, इस वजह से कहती है कि मुझे विश्वास है किसी ने जानबूझकर के उसको ठेस नहीं पहुंचाई होगी नाम की वजह से, मतलब लंबे और अनफेमिलियर नेम की वजह से। आई प्रीफर, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि जो भी कुछ कहा गया या जो भी हुआ वो बिना विचारे, बिना सोचे समझे हुआ, अनजाने में हुआ या कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं सोचती हूँ कि जैसा मैं फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, तुम लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे हो। दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी जो हुई। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक, दुख देने वाली, बोथ, दोनों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसके बारे में सोचो, इस पर तुम सब विचार करो। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, और जो उनका पहला पीरियड था, पहली जो घंटी थी वो पढ़ाई की थी, पढ़ने की थी। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी अपना पाठ पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए प्रयत्न कर रही थी, किंतु वह कार्य में अपना मन नहीं लगा पा रही थी, यानी कि उसका लेसन में ध्यान नहीं लग रहा था। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके स्टमक का मतलब होता है पेट, पेट में मतलब कैसा महसूस हो रहा था, उसके पेट में एक बहुत ही सिक का मतलब यहाँ पर हुआ बुरा सा महसूस हो रहा था उसको, पीड़ा सा महसूस हो रही थी उसको पेट में थोड़ी सी, मतलब पेट दर्द नहीं था। जब आप कुछ गलत करते हो, जब आपको अफसोस होता है तो आपको जी खराब सा हो जाता है ना, आपको बुरा लगने लगता है, वैसा उसको महसूस हो रहा था। ट्रू, ठीक है। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. True, ठीक है, सही बात है।
कि वह पैगी और वेंडा से यह पूछना कि उसकी अलमारी में कितनी वर्दियां थी। वो मतलब ये चीज को कहती है, ठीक है यह सत्य था कि वह पैगी का वेंडा से पूछना कि उसकी अलमारी में कितनी वर्दियां थी सुनना नहीं चाहती थी, किंतु उसके कुछ नहीं, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। बट सी हैड सेड नथिंग, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। देखो यहाँ पर दोबारा देखो, ट्रू, ये सच बात है। सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा, मतलब उस लड़की को, ये जो मैडी है ना, उसको ये सुनना पसंद नहीं था, या इस चीज को सुन करके उसको मजा नहीं आया था कि पैगी जो उसे बार बार वेंडा से कहती थी ना कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेस थी, इससे उसको एंजॉय नहीं होता था। बट सी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं कहा था। फिर भी सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो उसके बगल में चुपचाप चुप्पी बनाए हुए खड़ी थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। जितना बुरा पैगी ने उसको पूछ करके किया था वेंडा को, उतना ही बुरा, यानी कि उतने ही बराबर की दोषी यहाँ पर वो अपने आप को भी मान रही है। कौन? मैडी। वॉस, और इससे भी बुरा, सी वाज ए कावार्ड, वह एक कावार्ड मतलब होता है डरपोक कह सकते हो या कायर। सी वाज ए कावार्ड, वह एक कायर थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कह रहा है कि कम से कम पैगी को ये तो महसूस नहीं होता था, मतलब उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि दे वर बीइंग मीन बट सी, कि वो इतना गिर रहे हैं अपने स्तर से, वो बहुत बुरा कर रहे हैं। परंतु जो मैडी है ना, मैगी को नहीं, मैडी को ऐसा लगता था। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, मैडी खुद ये सोचती थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडाज शूज, देखो बेटा, वह स्वयं को वेंडा की स्थिति में रख करके महसूस कर सकती थी। ये देखो एक फ्रेज होता है, टू पुट समबडी इन अदर समवन्स शूज, यानी कि अपने आप को दूसरे की स्थिति में रख कर देखना, ठीक है ना। वो देख सकती थी अपने आप को वेंडा की जगह रख करके। कौन? मैडी। गुडनेस, अच्छाई की बात है। वजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, क्या ऐसा कुछ न था जो वह कर सकती थी। इफ ओनली सी कुड टेल वेंडा सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, काश वह ये कह पाती वेंडा को कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। सी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी, कहती है कि वह एक बार मुड़ी और उसने ऊपर की तरफ देखा। किसकी तरफ? पैगी की तरफ। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, परंतु पैगी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दिया। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो ऐसा लग रही थी कि वो बहुत गंभीरता से या लगन के साथ पढ़ रही थी, ऐसा मालूम होता था। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, ठीक है, क्या पैगी इसके बारे में बुरा मानेगी या नहीं। सी, वह मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को कुछ करना पड़ेगा, यानी पड़ा था, यानी कि उसे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा उसने सोचा, मतलब उसे कुछ करना था। अब सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसको वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि शायद वो अभी दूर ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि शायद पैगी भी उसके साथ उस हाइट्स तक, यानी कि जहां पर बोगिंस हाइट्स पर वेंडा रहती थी वहां तक चले उसके साथ। एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो लोग वेंडा को शायद बताएं कि वेंडा कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, यह भी कि वे ये सोचते थे कि वो सुंदर भी है और उसकी जो वर्दियां थी वो भी सुंदर हैं। ऐसा मतलब ये ऐसा विचार कर रही है मैडी, है ना, मैडी, क्योंकि मैडी को अफसोस हो रहा है कि अब यार वेंडा का जो पत्र है ना, लेटर सुनने के बाद, कि हम बहुत बुरा करते थे या पैगी बहुत बुरा करती थी, मगर पैगी को वो कह नहीं पाती है।
क्यों नहीं कह पाती है ये हम आगे के जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा, मूव टू द नेक्स्ट पेज। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब स्कूल की छुट्टी हो गई दोपहर में, पैगी सेड, पैगी ने कहा विद प्रीटेंडेड कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। तब पैगी ने बनावटी तरीके से, और प्रिटेंडेड का मतलब होता है बनावटी तरीका, और कैजुअलनेस का मतलब होता है बेपरवाह से, मतलब बिना सोचे अचानक कुछ कह देना, कैजुअली, ठीक है ना, या जिसे हिंदी में बोले तो आकस्मिकता से कुछ कहना, बनावटी तरीके से और अचानक से कैजुअली कुछ बोला। हे आओ हम चलें और देखें कि वो बच्ची जो वेंडा है कस्बे से गई है या नहीं। सो पैगी had the same idea, इसलिए पैगी का भी वही विचार था, क्योंकि इससे पहले मैडी तो मन मत बना ही चुकी थी कि हमें वेंडा से मिलना चाहिए, और पैगी ने भी कैजुअली ऐसा बोल दिया। तो इससे मतलब क्या है कि इससे पता चला कि भाई पैगी का विचार वही था जैसा मैडी का था। मैडी ग्लाउड, मैडी इससे क्या हो गई, चमक उठी, उसका चेहरा दमक उठा, खुश हो गई। पैग वाज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल ठीक थी। The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. Dismal मतलब अंधियारा सा, damp मतलब गीला, drizzly मतलब हल्का हल्का बूंदाबांदी वाला, wet, ठीक है ना, मतलब बूंदाबांदी को बोलते हैं drizzling। तो कहता है कि दोनों लड़कियां इमारत से बाहर गली में बोगिन हाइट्स की तरफ जल्दी से चल पड़ी। हरीड अप मतलब जल्दी से चलना। कस्बे के इस भाग में नवंबर की दोपहर में बाधा डालने वाली नमी से भरी हुई और अत्यंत निराशापूर्ण हवा मंद मंद चल रही थी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिया है ना, नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजलिंग, डैम्प एंड डिसमेल। तो कह रहा है कि ये देखो सारे ही नेगेटिव वर्ड हैं, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमेल। डिसमेल मतलब अंधेरा युक्त, निराश में। डैम्प मतलब गिल्ला, यानी कि एक प्रकार से दलदली, वहाँ की गलियाँ दलदली है, वहाँ पे चिपचिपा सा माहौल है, बरसात में जो होता है ना वैसा माहौल है। और वहाँ पर नवंबर की, एक्चुअल में नवंबर में ऐसा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की हवा बिल्कुल मंद मंद चल रही होती है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है और वो निराश सी लगती है, नमी युक्त होती है वो, और बाधा डालने वाली सी लगती है। फॉरबिडिंग एयर मतलब बाधा डालने वाली एयर, ठीक है। वेल एट लीस्ट, ठीक है कम से कम, सैड पैगी ग्रफली, पैगी ने कर्कश स्वर में कहा। ग्रफली मतलब इन द हार्श वॉइस। I never did call her a foreigner or make fun of her name। कह रहा है कि मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway। और मुझे कभी नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, और मैं ना ही ऐसा जानती कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे महसूस हो रहा था। I thought she was too dumb। मुझे तो लगा कि वह बिल्कुल ही गूंगी, अर्थात कभी न कुछ कहने वाली या सोचने वाली लड़की थी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा, और देखो कि उसने इसे किस प्रकार से लिया है, यानी कि उसे तो बुरा लग गया है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, जो भी उसे आशा थी ना सारी, वो यही थी कि उसे शायद वेंडा उनको मिलेगी। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice। उसे मतलब जो भी आशा थी ना, उसे यही आशा थी कि शायद उसको वेंडा मिलेगी, वो वेंडा को पालेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि वे इस बात से बहुत दुखी थे कि उन्होंने उस पर कटाक्ष किए, उन पर कमेंट किए, और पूरा स्कूल उसे कितना आश्चर्यजनक सोचता था या समझता था,
और कृपया करके तुम मत जाओ, डोंट नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए, सब अच्छे हो जाएंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और उसने यह भी उसको मतलब सोच रही है कि हम उसको ये भी होप दिलाएंगे, ये भी उसको विश्वास दिलाएंगे कि जो वेंडा के साथ झगड़ा मतलब बुरा व्यवहार करेगा उसके साथ हम झगड़ेंगे दोनों, मैं और पैगी। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियां जोर मतलब जल्दी करती गई, जल्दी से चल रही थी, उस पर कंटिन्यू थी, मतलब जल्दी जल्दी चल रही है। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उनको आशा थी कि वो अंधेरे होने से पहले उस हिल के टॉप तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, मैं सोचती हूँ कि पेट्रोन्स्की वहां रहते हैं, वो इशारा करके बोल रही है उनमें से। सैड मैडी, मैडी बोल रही है, पॉइंटिंग टू द लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफेद मकान की तरफ इशारा करते हुए कौन बोली? मैडी। वेस्प्स of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. kittens कौन होते हैं बेटा? छोटे जो बिल्ली के जो छोटे kittens होते हैं ना, बच्चे। कहती है कि सूखी घास के जो छोटे छोटे गट्ठे से रास्ते पर मतलब इकट्ठे होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या पड़े थे? वो सूखी घास पड़ी थी और वो ऐसे लग रही थी कि बिल्ली के बच्चों की तरह बिखरे पड़े हों, छोटे छोटे बच्चों की तरह इधर उधर बिखरी पड़ी थी वो सूखी घास। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, स्पार्स मतलब खुला, घर और उसका छोटा सा खुला आंगन। लुक्ड सैबी बट क्लीन, वो थोड़ा सा सैबी था। सैबी का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से कह सकते हो बिखरा हुआ, मतलब चीजें अस्त व्यस्त हों, बट फिर भी क्लीन था। बट क्लीन, सैबी बट क्लीन, एक तरफ तो वो बोल रहा है कि सैबी था जिसमें सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, मगर फिर भी वो क्लीन था, एकदम साफ दिखाई दे रहा था। अब देखो एक प्रकार से यहाँ पे पैराडॉक्स लगा दिया उसने, सैबी बट क्लीन, गंदा किंतु साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। It reminded Maddie of Venda's one dress, her faded blue cotton dress. ये मैडी को ये क्या याद दिला रहा था? ये उसका आंगन या उसका घर जो ये देख रही थी, वो किस चीज़ का आंगन याद दिला रहा था मैडी को? वेंडा की पुरानी जो फेडेड ब्लू कलर की जो ड्रेस थी उसकी याद दिला रहा था ये आंगन। सैबी बट क्लीन, जो थोड़ी सी गंदी थी परंतु फिर भी साफ थी। There was not a sign of life about the house. उस घर में जीवन का कोई साइन नजर नहीं आ रहा था, यानी कि वहां पर कोई लोग उन्हें दिखाई नहीं दिए। पैगी knocked firmly on the door. पैगी ने मजबूती के साथ दरवाजा खटखटाया, but there was no answer. but उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। She and Maddie went around to the back yard and knocked there. वह और पैगी पीछे की तरफ गए, ठीक है ना। वह पैगी और मैडी दोनों कहां पर गए? पीछे की तरफ गए, घर के पीछे की तरफ, आंगन के पीछे की तरफ, और नॉक देयर, और वहां पर भी उन्होंने नॉक किया, खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहां पर भी कोई आंसर नहीं था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। 1 मिनट, ऊपर कुछ टेक्स्ट बस तो नहीं का। There was no doubt about it. इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। The Petronskis were gone. Petronskis जो लोग थे उनकी फैमिली जा चुकी थी। How could they ever make amends? Make amends का मतलब होता है to show that one is sorry by doing something good, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारना, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना, किसी से पश्चाताप करना, सॉरी बोलना किसी को। अब वो सोच रहे हैं कि वो अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे, कैसे उनके सामने अपनी गलती बोल पाएंगे, बता पाएंगे, सॉरी बोल पाएंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वे धीरे से पीछे की तरफ मुड़े, यानी कि वापस मुड़े। मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और हिल से वापस नीचे की तरफ, वापस वो नीचे की तरफ लौट पड़े। वेल एनीवे सेड पैगी, ठीक है कोई बात नहीं, पैगी ने कहा। सी इज गॉन नाउ, वह अब जा चुकी है। सो
वट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग। शायद जब मैं उससे पूछती थी उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, तो शायद वह इन ड्रेसेस के बारे में, उनकी ड्राइंग्स के बारे में उसको अच्छे आइडियाज़ मिल रहे थे। यानी कि मैं जब भी उनकी डिफरेंट ड्रेसेस के बारे में, 100 ड्रेसेस के बारे में जिक्र करती थी, तो वो साथ ही इमेजिनेशन करती थी ड्रेसेस की ड्राइंग के बारे में। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, वरना तो वो इस कॉन्टेस्ट को नहीं जीती होती। अगर मैं उसको नहीं टोकती तो उसको आइडियाज़ नहीं मिलते और वो कंपटीशन नहीं जीतती। तो यहाँ पर भी पैगी खुद क्रेडिट ले रही है इस चीज़ का, वो अपनी गलती को नहीं मान रही है। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, कह रही है कि मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने, है ना, सावधानी से इस विचार को अपने मन में बिठा लिया। क्यों बिठा लिया? फॉर इफ, क्योंकि इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। कहती है कि क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह बुरा महसूस करती। फॉर इट देयर वर एनीथिंग इन इट, देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। कह रही कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो इससे इतना बुरा महसूस करती। बट दैट माइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, बट कह रहा है कि बट दैट नाइट शी कुड नॉट, परंतु उस रात वो नहीं सो सकी। कौन? मैडी। मैडी है ना, विचार करती रही। सी थॉट अबाउट वेंडा, वो सोचती रही किसके बारे में? वेंडा के बारे में। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो फेडेड ड्रेस थी ब्लू कलर की उसके बारे में। एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे घर के बारे में। सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहा करती थी। कौन? वेंडा, जिसमें रहा करती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो रात भर उन चमकती हुई ग्लोविंग पिक्चर्स जो वेंडा ने बनाई थी ना 100 ड्रेसेस की, उसके बारे में सोचती रही। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारी की सारी क्लासरूम में एक लाइन में टंगी हुई थी। एट लास्ट मेडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और लास्ट में, अंत में, मैडी सेट अप इन बेड, बेड पर बैठ गई और प्रेस्ड हर फोरहेड, और उसने अपने माथे को प्रेस किया हाथ से टाइटली, टाइट मतलब अच्छे से जोर लगा कर, इन हर हैंड्स, अपने हाथों में पकड़ करके माथे को उसको प्रेस किया। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, इतना ज़्यादा उसने कभी नहीं सोचा था, अपने दिमाग पे कभी जोर नहीं दिया था जो इस बार वो सोच रही थी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत ही लंबे समय के बाद वह एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची, एक मुख्य नतीजे पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड सी नथिंग अगेन, और उसने क्या नतीजा लिया, मतलब क्या डिसाइड कर लिया है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब कभी भी शांत नहीं रहेगी और चुप खड़ी नहीं रहेगी, और कुछ दोबारा, मतलब से नथिंग अगेन, और शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। से नथिंग मतलब वो कभी भी चुपके से खड़े होकर के और दूसरों को कुछ कहने देगी, ऐसा वो कभी नहीं करेगी। मान लो जैसा उसने किया, पैगी जब वेंडा को कुछ बोलती थी, वो उस समय मैडी चुप रहती थी, सुनती थी स्टैंड बाय होकर के। तो कह रही है कि अब उसने विचार कर लिया कि अब वो आगे से कभी भी चुप नहीं रहेगी, चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी, एंड से नथिंग अगेन, और कुछ ना कहे किसी को, ऐसा नहीं करेगी, चुप नहीं खड़ी रहेगी अब वो। यानी कि अब वो अगर कहीं किसी के साथ गलत होता है तो बोलेगी जरूर। इफ सी एवर हर्ड एनीबडी picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। कहती है कि अब वो यदि किसी को भी किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखेगी या देखती है, क्योंकि वे मजाकिया दिखाई देते थे या क्योंकि उनके नाम बड़े अजीब थे, वह जरूर उनके खिलाफ
आवाज़ उठाएगी। यानी कि उसको अगर अब कभी ऐसा लगा कि कोई उसके सामने किसी की मजाकिया दिखने की वजह से, किसी की मजाकिया नाम होने की वजह से कोई दूसरा उनका मजाक उड़ा रहा है, तो वो चुप नहीं रहेगी बल्कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इवन इफ इट मीट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसे इसके लिए पैगी की दोस्ती ही कुर्बान क्यों ना करनी पड़े, छोड़नी क्यों ना पड़े। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, but from now on she would never make anybody else that unhappy again। मगर उसने क्या सोच लिया इस बार, चाहे इसका परिणाम पैगी से मित्रता समाप्त हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह वेंडा के साथ फिर ठीक प्रकार से बातें कर सके। किंतु अब से वह किसी को भी दोबारा उसके नाम की वजह से, उसकी टीजिंग की वजह से किसी को दुखी नहीं होने देगी, अप्रसन्न नहीं होने देगी, ऐसा उसने विचार कर लिया था। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट and final part of this chapter। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy। कह रहा है कि शनिवार के दिन मैडी ने अपनी दोपहर पैगी के साथ बिताई। They were writing a letter to Wanda Petronsky। वो वेंडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रही थी दोनों मिलकर के। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won। और ये केवल मित्रता भरा फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो क्या बताने वाली थी कि वेंडी ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दे टोल्ड हर, वे बता रहे थे उसमें कि हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर्क, कि कितनी सुंदर उसकी ड्रेसेस थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वे उसमें ये भी पूछने वाले थे, उस लेटर में ये भी पूछ रहे थे कि क्या उसको उसकी जो नई जगह है वो पसंद है जहाँ पर वो अब रहने लगी है, और उसको उनका नया टीचर पसंद है कि नहीं, किसको, वेंडा को। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love। देखो क्या होता है कि वो क्या बताना चाह रहे थे इसमें कि भाई उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी थी, और इसमें वो अपनी गलती भी अपनी जो मतलब उन्होंने उसके साथ जो टीचिंग करके गलतियां की थी उस पर भी वो खेद प्रकट करना चाह रहे थे अपने व्यवहार के लिए। किंतु यह सब केवल एक मैत्री पत्र लिखने तक ही समाप्त नहीं हुआ। एक ऐसा पत्र जो अपनी किसी प्रिय मित्र को लिखा जाता है नॉर्मली, और उन्होंने इसमें बहुत से, इसके अलावा उन्होंने इसमें बहुत से एक्स अक्षर बनाई, एक्स ऐसे, इसके लिए, लव के लिए, ठीक है ना, एक्सेस बनाई फॉर लव, मतलब उन्होंने अपना लव जाहिर किया उसमें। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिनसाइट, उन्होंने वो पत्र बोगिनसाइट में के नाम से मतलब पोस्ट कर दिया इस एड्रेस पर। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उस एनवलप पे ये भी लिख दिया कि कृपया इस पत्र को फॉरवर्ड कर दीजिए। यानी कि उन्होंने सोचा कि इस एड्रेस पर जाएगा बोगिनसाइट्स वाले पे, वहाँ पर अगर वो नहीं है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उनके ओरिजिनल एड्रेस पर। डेज पास्ट, कई दिन बीत गई, एंड देयर वाज नो आंसर, परंतु उस पत्र का कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, कोई पत्र वापस नहीं आया, वो पत्र भी वापस नहीं आया, सेम भी। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अगर शायद हो सकता है कि वेंडा ने इसको रिसीव कर लिया हो। अगर वो रिसीव नहीं करती तो कम से कम वो सेम लेटर उनके पास वापस रिटर्न हो जाता, बट वो रिटर्न नहीं हुआ वापस। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब शायद वेंडा ने रिसीव कर लिया है। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer। हो सकता है, अब ये अंदाजा लगा रही हैं, हो सकता है कि शायद वो इतना गुस्सा हो या इतना हर्ट हो गई हो कि वो आंसर नहीं देना चाहती हो, जवाब नहीं देना चाहती हो हमारे पत्र का। You could not blame her, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। Weeks went by and still Wanda did not answer।
काफी सप्ताह वीक्स के वीक बीत गए, परंतु अभी भी वेंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी तो उस सारी बातों को, उस सब को भूल चुकी थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा और मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर from great crowds of girls who were trying to teach her with how many dresses have you got। देखो क्या होने लगा मैडी के साथ। पैगी तो इस सब को भूल चुकी थी, इस पूरे बिजनेस को, मगर वेंडा इसको नहीं भूल पाई। वो जब रातों को सोती थी तो सोते हुए अपने सपनों में बड़बड़ाती रहती थी और वो वेंडा के बारे में सोचती रहती थी, वेंडा के बारे में बड़बड़ाती रहती थी। और क्या कि जब वो ऐसा सपना देखती थी कि वेंडा खड़ी है, वेंडा को भीड़ ने घेर रखा है, लड़कियां उसके साथ टीजिंग कर रही है और मैडी यानी कि जो लड़की सपना ले रही है ना मैडी, वो उनको बचा रही है, यानी कि मैं उनको बचा रही हूँ, ऐसा वो सोचती थी सपनों में, ऐसा सपने देखा करती थी। और जो लड़की उसको ये बोलती थी ना कि तुम्हारे पास कितनी वर्दियां हैं, ऐसा मजाक करती थी, उनसे वो वेंडा को बचा रही थी। और ग्रेट क्राउड्स गर्ल्स हू ट्राइंग, आगे देखो हाउ मैनी ये, एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। कहती है कि और जब वेंडा अपने होठों को सख्ती से भींच लेती थी, जैसा कि वह उत्तर देने से पहले करती थी बेचारी, मैडी चीख पड़ती रुक जाओ, स्टॉप। मैडी अपने सपने में चीख रही है, वैसे तो ये ऐसा उसके साथ अक्सर होता था, मतलब अपने सपनों में। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और तब हर कोई लज्जित हो जाता जैसा कि वह महसूस करती थी। यानी कि वो सपने में ऐसे बोल रही है, ऐसा सोच रही है वो कि मैं एकदम से बोलूँगी स्टॉप, और सब इस चीज़ को, मेरी आवाज़ को सुन करके एकदम से असेम्ड महसूस करेंगे और अपने आप पे लज्जा महसूस करेंगे। Now it was Christmas time and there was snow on the ground, और यह क्रिसमस का समय था और मैदान पर बर्फ पड़ी थी। Christmas bells and small tree decorated the classroom। कह रहा है कि क्रिसमस की घंटियां और एक छोटा पेड़ कक्षा में सजाया गया था। On the last day of school before the holidays, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां पड़नी थी, तो जो अंतिम दिन था ना छुट्टियों से पहले, उस दिन the teacher showed the class a letter and had received that morning। तब टीचर ने उनको लास्ट दिन था ना छुट्टियों का लास्ट डे, छुट्टियों से पहले वाला लास्ट डे, बच्चों को टीचर ने एक लेटर दिखाया जो उसे टीचर को सुबह मिला था, उसी मॉर्निंग को मिला था। You remember Vanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? तुम जानते हो वेंडा पेट्रोन्स्की को कि एक गिफ्टेड लड़की थी, जो बुद्धिमान सी लड़की थी, जो नन्ही सी बच्ची थी, जिसने जो एक चित्रकार थी, who won the drawing contest, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। Well, she has written me, उसने मुझे लिखा है एक पत्र, and I am glad to know where she lives, और मुझे ये जानकर के खुशी है कि वो कहाँ पर रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब हम उसे उसका मेडल भेज सकते हैं। ड्राइंग कंपटीशन की वजह से जो मेडल जीता था ना, वो अब हम उसको भेज सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र तुम्हें पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली। पूरी कक्षा रुचि के साथ बैठ गई, मतलब इंटरेस्ट के साथ बैठ गई, अर्थात एकदम सतर्क हो गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। अब पत्र देखो, मिस मैसन वो लेटर सुना रही है। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, तुम कैसी हो और कमरा संख्या 13 कैसा है, रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस all lined up in my closet। वो क्या बोलती है उसमें कि आप
और कमरा संख्या 13 कैसे है, पहले तो ये पूछती है और फिर कहती है कि प्लीज़ कृपया लड़कियों को बता दो कि उन 100 वर्दियों को वो सब रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई वर्दियाँ और हैं और सारी मेरी अलमारी में एक लाइन में लाइंड अप हैं, पंक्तिबद्ध हैं। I would like that girls Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. मैं चाहती हूँ कि उस लड़की पैगी को हरे रंग की वर्दी जिसमें लाल नक्काशी की गई है वो देना, मैं ये उसको ये देना चाहती हूँ, और उसकी जो मित्र थी दूसरी मैडी, उसको नीली वाली वर्दी मैं देना चाहती हूँ। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और कहती है कि इस क्रिसमस के समय पर मैं उस स्कूल को याद करती हूँ, मिस करती हूँ, और मेरी नई अध्यापिका जो है, नई टीचर जो है, वो आप जैसी नहीं है। नॉट इक्वलाइज विद यू, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारी जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड योर एवरीबडी, मेरी तुम और सबको क्रिसमस की बधाइयाँ हो मेरी तरफ से। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोम्स्की, तुम्हारी भविद्या वेंडा पेट्रोम्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। अब देखो क्या होता है कि वेंडा का लेटर पढ़ने के बाद मिस मैसन उनको हैंड ओवर कर देती है, एक को ब्लू ड्रेस और एक को दूसरे वाले जो उसने वेंडा ने बताई थी, एक ग्रीन ड्रेस, ठीक है। अब वो दोनों लड़कियां ड्रेस लेकर के जा रही हैं और ऑन द वे अपने रास्ते पर स्कूल से रास्ते की तरफ मैडी और पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग, अपने ड्राइंग को पकड़ करके एक ध्यान से वो जा रही हैं। ऑल द हाउसेज हैड wreaths एंड होली इन द विंडोज। अब देखो क्रिसमस का अवसर है, लास्ट दिन है ये, तो कह रहा है कि सभी घरों की खिड़कियों पर मालाएं और सदाबहार के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ना, विंडोज पर। हॉली इन द विंडोज, ब्रेथ्स एंड विंडोज, ब्रेथ्स मतलब एक प्रकार की मालाएं, हॉली मतलब पवित्र जो पौधे होते हैं वो पेड़ लगे हुए हैं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, कह रहा है ग्रोसरी के स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, ढेरों के ढेर, स्टैक का मतलब होता है ढेर में लगे रखे रहना। कह रहा है कि सैकड़ों क्रिसमस के पौधे के ढेर में रखे हुए हैं। एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung। cornucopias क्या होता है? डेकोरेटिव कंटेनर होते हैं, यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना। ये मतलब एक प्रकार से जो गिफ्ट्स वगैरह के लिए पेपर्स में जो फ्रूट्स को पैक कर दिया जाता है ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ग्रोसरी के स्टोर के बाहर सैकड़ों क्रिसमस के सजे हुए पेड़ रखे हैं, विंडोज में क्या रखी हैं, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स रखी हैं, और ये फलों के बंडल्स रखे हुए सजे हुए। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, जो शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर से सजे हुए हैं, वो सब वहाँ पर वर्स्ट्रंग वहाँ पर बंधे हुए हैं। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow। कह रहा है कि एयर में क्रिसमस की खुशबू, महक चारों तरफ फैली हुई है। लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, चारों तरफ बिजली यानी कि रोशनी चमचमा रही है। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। अब देखो वहां पर बर्फ गिरती है क्रिसमस के समय पे, तो बर्फ जो गिरी हुई है ग्राउंड पर, उसमें से रिफ्लेक्ट होकर के डिफरेंट कलर्स की लाइट शाइनिंग कर रही है, चमक रही है। बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। बॉय सेड पैगी, लड़कियों ने कहा, पैगी ने कहा, लड़के, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती है। यानी कि मतलब उसको ये वो बोल रही है कि किसको बोल रही है, बॉय लड़के, सेड पैगी, पैगी ने कहा, दिस शोज, इससे पता चलता है कि वो है ना हमें पसंद करती है। कौन? वेंडा। इट शोज शी गोट अवर लेटर, इससे पता चलता है इससे कि उससे हमारा पत्र मिला था। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, और ये उसका तरीका है
कहने का कि सब कुछ ठीक है, एंड दैट्स इज दैट, और दैट इज दैट, और यही सब वह है, यानी कि इसी की वजह से हमें ये ड्रेसेस मिली हैं। आई होप सो, मुझे ऐसा विश्वास है। सेड मैडी, मैडी ने कहा सैडली, उदास मन से। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। मैगी अभी भी है ना, मैडी थोड़ा सा उदास है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसे वो महसूस कर रही है उदास, क्योंकि वो जानती है कि वो कभी भी उस छोटी टाइट लिप्ड वाली लड़की, यानी कि जो ऐसा मुंह को है ना बीस लेती थी अपने होठों को, जब भी उससे कोई ड्रेस के बारे में पूछा जाता था क्वेश्चन, तो कह रहे हैं कि ऐसे टाइट लिप्स वाली वो लड़की, पॉलिश लड़की कभी उसे नहीं मिलेगी, और मैं कभी भी उसके साथ सामने अपनी गलती नहीं मान सकूंगी, और उसे मतलब अपनी गलतफहमी उसके सामने दूर नहीं कर सकूंगी, ऐसा उसको अफसोस हो रहा है अभी भी। सी वेंट होम एंड सी pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. She went home. वह घर जाती है और उस चित्रकारी को अपने जो बेडरूम है उसकी दीवार पर एक फटे हुए गुलाबी फूलों वाले दीवार के सजाने वाले कागज पर लगा देती है। जो दीवार को सजाने वाले जो पेपर होते हैं ना, उसके ऊपर लगा देती है उन ड्राइंग्स को। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. कह रहा है कि वो भद्दा सा जो रूम है ना, वो शानदार चमक से जीवित सा हो गया है। क्योंकि अब उस पर है ना डिफरेंट कलर की ड्रेस जो है वो टांग दी है उसने, तो वो चमक उठा है। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी अपने बेड पर बैठ गई और उन ड्राइंग की तरफ देखती रही। She had stood by and said nothing, but Venda had been nice to her. वो चुप रहा करती थी और कुछ नहीं बोलती थी। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, सी हैड स्टूड बाय, वो उसके बगल में, मतलब स्टूड बाय का मतलब होता है के बगल में चुपके से मतलब खड़े होना, के साथ खड़े होना, तो वो उन ड्रेसेस के बगल में खड़ी है, सेड नथिंग, और कुछ नहीं कह रही है। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर, और परंतु वेंडा भी उसके लिए अच्छी थी, यानी कि वो ऐसा महसूस कर रही है कि वेंडा फिर भी उसके लिए कितनी अच्छी थी। एनीवे, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज, वन मोर पेज आई थिंक। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at picture. देखो उसके आंखों से आंसू बहने के लिए, और वह लंबे समय तक तस्वीर की तरफ देखती रही। Gazed मतलब किसी चीज को घूरना, देखना, for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. तब उसने क्या किया, शीघ्रता से अपनी आंखों को मसला, तस्वीर को बड़ी ध्यान से देखा। The colors in the dress were so vivid, vivid मतलब lively, that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. कह रहा है कि उस तस्वीर के, उस ड्राइंग के रंग इतने सजीव थे कि उसने मुश्किल से ही तस्वीर का चेहरा और सिर देखा था। अभी तक ये तो देखा ही नहीं था कि इसको ड्रेस को पहने हुए चेहरा कौन है। बट इट लुक्ड लाइक हर, परंतु ये उसके जैसा दिखता था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन माउथ, ये उसके खुद का मुंह जैसा दिखता था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन सेल्फ, ये उसके खुद जैसा क्यों दिखता था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, इसका मतलब तो वेंडा ने वास्तव में ये उसके लिए ही बनाया, ड्रॉ किया था। एक्साइटेडली, उत्तेजना पूर्वक, सी रैन ओवर टू पैगीज, उत्तेजना पूर्वक वो पैगी की यहाँ पर गई दौड़ करके। पैग, सी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा। एज दे क्लैटर्ड
up to her room where Venda's drawing was lying face down on the bed. कहता है कि मैडी एकदम से वो पैगी पूछती है कि क्या बात है। जब वे उसके कमरे से पहुंची तो वेंडा की तस्वीर बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी, उल्टी पड़ी हुई थी। मैडी ने उसे ध्यानपूर्वक उठाया। क्लैटर्ड का मतलब होता है दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, यानी कि दौड़ करके आवाज करते हुए भाग करके पहुंचना। क्लैटर एक साउंड होता है वैसे। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने इसे ध्यानपूर्वक उठाया। लुक, देखो, सी ड्रू यू, देखो इसमें उसने तुम्हें बना रखा है, यानी कि इसका चेहरा तुमसे मिलता है। इस ड्रेस में जो चेहरा लगा है ना, दैट्स यू, ये तुम हो, सी एक्सक्लेम्ड, वो चकित हो गई। एंड सी द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इसका सर और चेहरा पैगी जैसा दिखता था। व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा। सेड पैगी, पैगी ने कहा। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वह अवश्य ही हमें पसंद करती थी, इसका मतलब कोई नहीं। यस सी मस्ट हैव, हाँ वास्तव में वो शायद हमें पसंद करती थी। एग्रीड मैडी, मैडी ने सहमति जताई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing. stolidly का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से मतलब स्टूपिडली या मूर्खतापूर्वक खड़े रहना, और ऐसे जवाब देना कि जैसे मतलब मूर्खतापूर्वक वो बिना सोचे समझे जवाब देती थी ना वेंडा। तो कह रहा है लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. तो यहाँ पर कहती है कि देखो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। She blinked away the tears, उसने अपनी आंखों के छलकते हुए जो आंसू हैं उनको पोंछा, एक प्रकार से उनको टपकाया। जैसे ब्लिंक करते हैं ना आंखों को, ब्लिंक करते हुए आंसू का निकल पड़ना जो होता है उसे बोलेंगे ब्लिंक अवे, उसे ही बोलेंगे ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, यानी कि आंसू उसकी आंखों में छलक उठते जब वह स्कूल के आंगन से धूप में अकेली खड़ी होकर वेंडा के बारे में सोचती थी। तो हर बार उसकी आंखों से क्या होते थे, ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, मतलब छलक पड़ते थे एक प्रकार से। जैसे वो ब्लिंक करती आंखों को वैसे उनके साथ ही आंखों का टपक पड़ना क्या कहलाएगा, ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स। तो जैसे ही वो उसके बारे में सोचती, अब इमेजिनेशन करती कि भाई उस सनी स्पॉट में स्कूल यार्ड में धूप में वेंडा खड़ी है और उसके बारे में मैडी सोच रही है, और एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, कहाँ पर खड़ी है वो, हंसती हुई लड़कियों के समूह के पास। कैसे लगती है, ऐसे लगती है कि मूर्खतापूर्वक देखते हुए मतलब लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, वैसे देखती थी जैसे मूर्खतापूर्वक किसी स्टूपिड बच्चों की तरह वो हंसती हुई बच्चियों को देखती थी। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर सी हैड सैड, उसके चले जाने के बाद वो कहती थी वास्तव में 100 और सारी पंक्ति में रखी हुई है, मतलब श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। जैसे मतलब देखो ये उस सीन का इमेजिनेशन कर रही है, उस सीन को बार बार याद करके मैडी जब भी उसको याद करती है तो वो रोक देती है, उसके आंसू आ जाते हैं। कौन से सीन को, कि जब हंसती हुई लड़कियों के एक ग्रुप में वेंडा मूर्खतापूर्वक खड़ी रहती थी और सब उसके मजे लेते थे। जैसे वो वहाँ से सी हैड वॉकड ऑफ, जब वो वहाँ से चली जाती थी अपना जवाब दे करके, तो वो सारी की सारी उस पर हंसती थी कि वास्तव में उसके 100 ड्रेस हैं उसके पास, ऑल लाइंड अप, सारी टंगी हुई हैं। तो इन बातों को याद करती हुई मैडी की आंखों से आंखों छलक पड़ते थे। तो यही चैप्टर था बेटा, इसको बार बार देखिए वीडियो को, और इसको अपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन सब
इन सब का सॉल्यूशन इनकी नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।